नमस्कार दोस्तों। आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। देखो आगे है अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 अनुच्छेद 244। देखो इसमें बोला गया है कि 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन होगा। मतलब देखो सबसे पहले तो ये भाग 10 में आता है। इसमें कहा गया है, देखो इसमें दो भाग में बांटा गया है। पहला है अनुच्छेद, देखो इसमें मैं दो भाग में लिखता हूँ। 244 के क्लोज 1 है और 244 के क्लोज 2 में है। देखो क्या बोला गया, भारत के अन्य क्षेत्र में जो भी अनुसूचित क्षेत्रों में होंगे उनको लागू होना। मतलब जहां जनजातीय जनसंख्या अधिक हो लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य नहीं हो। जैसे ये आपको पता है ना कि हमारी पश्चिमी अनुसूची है, उनके अंतर्गत में क्या बोला गया है कि जो भी क्षेत्र होंगे उनकी प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से किया जाएगा। मतलब इन क्षेत्रों की जो भी प्रशासन होगा वो विशेष शक्ति राज्यपाल को दी जाएगी और राष्ट्रपति इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा जो जनजातीय परिषदीय है। ठीक है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, और छठी अनुसूची में मात्र 4 राज्य की बात किया गया है, असम का, मेघालय का और त्रिपुरा का और मिजोरम का। यहाँ पे जो भी प्रशासन होंगे, भूमि प्रबंधन होंगे, कानूनी होंगे, सब क्या होंगे, सब ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी। तो अनुच्छेद 244 जो बताया गया है वो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है। बस इतना याद रखना है। 244 के देखो काम में क्या बोला गया है कि असम में कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाले एक स्वायत्त राज्य बनाया जाएगा, वही ऑटोमेनस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाएगा। इसके लिए स्थानीय विधानमंडल और या मंत्री परिषद दोनों का सृजन किया जाएगा। तो ये 244 के काम में है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो ये 244 के काम में है। ठीक है, बस यही दो अनुच्छेद हमें पढ़ना है। देखो ये वाले जो है ना, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दरोगा में आप देखोगे ना तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। संघ और राज्य के बीच संबंध, ये वाला जो है ये भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। तो मैं इनको बहुत ही अच्छे से कराता हूँ। देखो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच जो भी संबंध है उनके बारे में। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कराता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है कि 245 कह रहा है कि संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करना। नहीं समझा? देखो सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो पार्लियामेंट में पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानता है कि जो भी कानून बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन राज्य विधानमंडल को भी अपने राज्य के क्षेत्र के भीतर कानून बनाने का अधिकार है कि नहीं? अब मान लो कि संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल जो है वो केवल राज्य के भीतर ही कानून बना सकती है। जैसे मान लो कि ये पूरा इंडिया है, तो ये पूरा इंडिया के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। संसद बनाएगा, संसद बनाएगा। और ये राज्य है, इस राज्य में कौन बनाएगा? राज्य कानून बनाएगा। तो देखो संसद में भी तो राज्य आ जा रहा है, यही ना? यही बोला गया है कि संसद द्वारा और राज्य विधान मंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अब क्या है कि अगर संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा तो उसका प्रभाव भारत के बाहर भी पड़ता है। मतलब ना कि अगर संसद कोई भी कानून किसी विदेश में या विदेश से जुड़े मामलों को भी प्रभावित करेगा तो वह वैध रहेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, समुद्री कानून, अंतरिक्ष, ये सब है ना, तो ये कौन बनाती है? संसद बनाती है कानून। तो यही बोल है कि अधिकार क्षेत्र जो भी होंगे
वो पूरे भारत में लागू होगा, पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। कानून लागू होने का क्षेत्र क्या होगा, और कुछ मामले में भारत के बाहर भी प्रभावी हो सकता है। लेकिन जो भी जो भी अपने राज्य के भीतर कानून बनाएगा वो केवल उसी राज्य की सीमा के भीतर लागू होगा। यही 245 में बोला गया है कि संसद द्वारा और राज्य विधान मंडलों के द्वारा बनाई गई जो भी विधियां होगी, कानून होगा, उसका विस्तार। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये जैसे संसद जो है, संसद जो भी कानून बनाएगा वो पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है, लेकिन मान लो बिहार गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ बिहार ही में ही भर में लागू होगा। ठीक है, ये बताया गया है। मतलब ना ये कहा गया है कि संसद का अधिकार होगा कि पूरे भारत के लिए कानून बनाए, और राज्य विधानमंडल का अधिकार होगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के भीतर ही कानून बनाए। और अगर कोई विदेशी प्रभाव है तो संसद बना सकती है और वैध माना जाएगा। यह है। ठीक है, तो संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाती है और राज्य अपने राज्य के लिए। तो ये अनुच्छेद 245 में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। 245 में संसद कानून बनाएगा पूरे भारत के लिए और राज्य बनाएंगे अपने राज्य के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 246 क्या बोलता है। अनुच्छेद 246 कहता है कि संसद द्वारा और राज्य विधान मंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों के विषय वस्तु, मतलब ये कह रहा है कि संघ और राज्य के बीच जो भी शक्तियों का विभाजन होगा, ये कहाँ बोला गया है, ये बोला गया है 246 में। मतलब ना ऐसे समझो, देखो 246 में ये कहा गया है कि देखो इसमें क्या है ना, जैसे आपको पता ही होगा कि 246 के अंतर्गत संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी बनाई गई विधियां होगा उसकी विषय वस्तु बताया गया है। मतलब ना ये है भाग 9 के भाग 11 के पार्ट में। जैसे आपको पता है कि हमारा देश जो है वो एक फेडरल कंट्री है, मतलब यहाँ पे शक्ति का विभाजन किया गया है। यहाँ केंद्र सरकार के पास भी बहुत सारे पावर हैं और राज्य सरकार के पास भी बहुत सारे पावर हैं। मीन्स कानून बनाने की क्षमता की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है कि नहीं। तो इन्हीं को 3 सूचियों में बांटा गया है। जो 7वीं अनुसूची के सेवंथ जो शेड्यूल है ना, सेवंथ शेड्यूल उसमें लाया गया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 सूची होती है, एक है संघ सूची, एक है समवर्ती सूची और एक है राज्य सूची। अनुच्छेद कौन सा, 246। संघ सूची में आपको पता ही होगा कि सिर्फ और सिर्फ केवल संसद ही कानून बना सकती है, जो भी नेशनल मुद्दे होंगे, जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा, डाक, ये सब क्या है, संचार, ये सब क्या है, ये नेशनल मुद्दा है और ये संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में क्या होती है कि केवल और केवल विधान मंडल ही कानून बना सकता है, वो भी स्थानीय प्रशासन और जनता के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ मामला, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि, कृषि, स्थानीय निकाय, शराब, जल आपूर्ति, अस्पताल, राज्य सूची कानून बनाएगा। समवर्ती सूची वो होती है ना जो संसद और राज्य के बीच में कानून बनाई जाती है। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसा कानून हो जो टकराव की उत्पन्न हो गया हो, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गया हो, तो फिर जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून होगा वो प्रभावी होगा। जैसे शिक्षा पे कानून बिहार सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी। विवाह पे भी ये भी बनाती है, वो भी बनाता है। तलाक पे, वन पे, बिजली पे, श्रम कानून पे, पर्यावरण पे, आपराधिक कानून पे, दोनों को लॉ बनाए जाते हैं। तो ये हमारा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अनुच्छेद 247 क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 247 देखो, अनुच्छेद 247 कहता है कि कुछ आंतरिक न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। मतलब ये कहता है, मतलब ये कह रहा है कि संसद को ये पूरा अधिकार दिया गया है
कि किसी भी राज्य में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है, ताकि वो ऐसे मामलों को निपटारा कर सके जो संघ सूची से संबंधित विषय हो। समझ रहे हो? जैसे जैसे मान लो संसद चाहे कि किसी राज्य में एक एक्स्ट्रा कोर्ट बना सकती है, ताकि जो भी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में मामला है ना, वो निपटाया जा सके। जैसे बहुत सारे ऐसे कानून होती है जो बनाते हैं, जैसे इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, जीएसटी टैक्स, ये सब क्या है? ये सब ऐसे मामले होती है जिसके लिए विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट की अदालत बनाई जा सकती है। समझ रहे हो ना? तो ये पावर अनुच्छेद 247 में दिया गया है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के उपबंध में संसद की शक्ति दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 248 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 248 कहता है कि बहुत सारे ऐसी पावर होती है जो संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। लेकिन कभी कभी क्या होती है ना, कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो अपशिष्ट हो जाते हैं, जो जुड़ा हुआ मसला होता है, जिसको रेसिड्यूशनल पावर भी कहते हैं। तो वो 248 में बोला गया है कि वो अपशिष्ट विधायी शक्तियां होंगी, और ये किस में होगा? संसद में होगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो आपको देखोगे ना, तो संसद के पास ज्यादा पावर आ जाती है। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि हमारा जो ये हमारा संविधान है ना, तो फेडरल है, मतलब कभी कभी प्रेसिडेंशियली की बात आ जाती है, तो कभी कहा जाता है कि ये संसदीय पार्लियामेंट्री है, ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपशिष्ट विधायी जो भी शक्तियां हैं वो संसद के पास होगा। ठीक है। मतलब सीधा बोला गया ना कि जो भी अगर किसी विषय के पर संविधान में स्पष्टता ही नहीं हो कि कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा कि राज्य सरकार बनाएगा, मतलब पूरी तरीका से व्याख्या सही से नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे मसले को पूरा अधिकार केंद्र सरकार को है कि वहां पे कानून बनाए। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई तकनीकी से या इंटरनेट से जुड़ा विषय हो और संविधान में लिखा ही नहीं गया हो, तो उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकता है, वो बनाएगा तो केंद्र सरकार ही बना सकती है। तो ये अपशिष्ट शक्तियां जो है वो अनुच्छेद 248 में बोला गया। ठीक है। अनुच्छेद 249 में देखो क्या बोला गया है। अनुच्छेद 249 कह रहा है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हितों को बनाने के लिए संसद की शक्ति। हाँ, देखो कभी कभी कुछ ऐसे कानून होती है जो राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, और स्पेशली कौन? राज्यसभा। तो ये अनुच्छेद 249 में ये विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे राज्यसभा है, उनको लगेगा कि कोई ऐसा नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मसला है, तो राज्य सूची के विषय पर संसद जो होगा, स्पेशली राज्यसभा, वो कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है। बकर लगना ये 2/3 उपस्थिति मत के द्वारा ही बनाया जा सकता है, लेकिन जो ये कानून होगा वो 1 साल तक ही वैलिड रहेगी। अगर राज्यसभा को लगता है कि नहीं ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देश के हित के लिए है, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो 249 की मसला है कि राज्य सरकार की जो भी चीजें हैं वो केंद्र सरकार कानून बना सकती है राष्ट्र हित को देखते हुए। ठीक है। अनुच्छेद 250 क्या कहता है? अनुच्छेद 250 कहता है, अनुच्छेद 250 कहता है कि यदि अपवाद के उपबंध में परिवर्तन हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के होगा। मतलब कह रहा ना सिंपल भाषा में कि राज्य सूची में सिर्फ राज्य सूची नहीं बना सकता है, मीन्स विधानसभा ही कानून बना सकता है। लेकिन मान लो कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो, इमरजेंसी लग गया हो, नेशनल इमरजेंसी लग गया हो, तो जो भी राज्य सूची के विषय होंगे ना, उस पे केंद्र सरकार मतलब संसद कानून बनाएगी।
पूरा अधिकार जो होगा कानून बनाने का वो किसको, केंद्र सरकार को मिल जाएगा। ठीक है, ये कब लागू होती है, जब हमारा अनुच्छेद 352 हो जाए, नेशनल इमरजेंसी लग गया हो, तब ऐसी कंडीशन में होता है, तब 250 जो है ना वो सक्रिय हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक स्थिति आपको समझ में आ गया हो। लेकिन ये कब तक, जो भी कानून बनाएगा ना संसद, वो मैक्सिमम 6 महीना तक प्रभावी रहता है, क्योंकि आप राष्ट्र सूची पे ना कानून बना रहे हो, वो भी आपातकाल के समय में, तो आपातकाल खत्म, कानून खत्म। ठीक है, अनुच्छेद 251 क्या कहता है, अनुच्छेद 251 कहता है कि अगर संसद द्वारा 249 अनुच्छेद और 250 के अधीन बनाई गई विधियां राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों के असंगत, जैसे संसद के द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की असंगत, मतलब ना ये कह रहा है कि अगर मान लो संसद और राज्य विधानसभा तो अलग अलग कानून बनाते हैं और दोनों में टकराव हो गया कानून का, तो जो संसद का कानून होगा वो राज्य के कानून से ज्यादा इफेक्टिव होगा। समझ रहे हो ना, मतलब राज्य का कानून नहीं माना जाएगा, वहां केंद्र की कानून मानी जाएगी। ये ऐसा कब होता है, जब 249 के तहत राष्ट्रीय हित में कोई कानून बनाया जा रहा हो और 250 के तहत आपातकाल की स्थिति में बनाया जा रहा हो, तो ज्यादा संसद के कानून क्या होगा, प्रिविल माना जाएगा। ठीक है, ये बोला गया है 251 में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब है 252 देखो 252 कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों, देखो यहाँ पे दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद, और ऐसी विधि किसी अन्य राज्य के अंगीकृत किया जाना, मतलब ना कि मान लो कोई राज्य सूची के लिस्ट में केवल राज्य ही विधानसभाएं कानून बना सकती है, लेकिन अगर दो या दो से अधिक राज्य की एक ही विषय पर एक समान कानून चाहते हैं, तो संसद क्या करेगा, संसद से अनुरोध कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि कृपया इस विषय पे हमारे लिए कानून आप बना दीजिए। तो ऐसे स्थिति में राज्य सूची के जो भी विषय होगा वो कानून बनाने के लिए सहमति मिल जाती है। समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो शुरू में कोई एक राज्य है जिस पे लागू होना संसद को अनुरोध किया कि अन्य राज्य भी अपनी ही विधानसभा में प्रभावित करके कानून अपना एडॉप्ट करना चाहती है तो कर सकती है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है अनुच्छेद 52। जैसे मान लो हरियाणा और पंजाब चाहते हैं ना कि जो नदी के जल विभाजन है एक समान कानून संसद के अनुरोध करे और इस विषय पे कानून बना दे, तो संसद क्या करेगी, उस विषय पे कानून बना देगी और कानून आगे चलकर राजस्थान या उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है, उसको एडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये बोला गया है अनुच्छेद 252। ठीक है, अनुच्छेद 253 क्या कहता है, अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय करारों प्रभावी के लिए प्रावधान, मतलब ना जैसे बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो समझौते से रिलेटेड होते हैं, सम्मेलन के रिलेटेड होते हैं अंतरराष्ट्रीय, तो इस समझौते को भीतर जो भी होगा देश के भीतर वो संसद जो क्या करेगी, पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार होता है, भले ही ये विषय राष्ट्र सूची में ही क्यों ना आया हो। समझ रहे हो आप? मतलब ना कि अगर मान लो भारत ने संयुक्त राष्ट्र या विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर हस्ताक्षर किए और ये समझौता लागू संसद के राज्य विषय को भी कानून बना सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई क्लाइमेट चेंज पे कानून बनाना हो, तो आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर्यावरण से रिलेटेड कोई मुद्दा हो तो ये तो पूरे भारत में लागू होगा, तो पर्यावरण विषय राष्ट्र सूची से भी विषय क्यों ना हो, केंद्र सरकार इस पे बना सकती है। तो ये अनुच्छेद 253 में बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 254 क्या कहता है, कह रहा संसद द्वारा बनाई गई जो भी विधियां होगा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों को
असंगत। ये भी 254 में यही बोला गया है कि दोनों के बीच में अगर टकराव हो जाएगा तो केंद्र का कानून जो होगा वो ज्यादा वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं 255। 255 क्या कहता है, सिफारिशों और पूर्व मंजूरों के चारों और अपेक्षाओं के केवल प्रक्रिया के विषय में मानना। मतलब देखो इसको ऐसे समझो, मतलब ये कह रहा ना कि अनुच्छेद ये कहता है कि जो भी जैसे इसमें क्या है ना कि जैसे राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, किसी भी अन्य अधिकारी मतलब पूर्व अनुमति की जरूरत होगी, जैसे कारणवश पहले ले ली गई हो, तो वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति या संबंधित अधिकारी की मंजूरी ना मिल जाती है। जैसे मान लो कि संसद और विधानसभा में कोई बिल पास हो गया और बाद में राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी हो, तो वह कानून पूरी तरीका से वैलिड माना जाएगा, भले ही ये प्रक्रिया छोटी ही औपचारिक गलती हुई, वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, तो ये है, देखो यहाँ पे बोला गया ना कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया पर विषय मानना। देखो इसको डिटेल में समझ लेते हैं फिर से। देखो अगला है 245 में क्या बोला गया है कि संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। मतलब संसद पूरे भारत में कानून बनाएगी और जो राज्य विधानमंडल होगा सिर्फ राज्य में अपनी कानून बनाएगी। 246 में कहा गया है कि संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी बनाई गई विधियां होगी वो विषय वस्तु होगी। मतलब संघ सूची अपने पे कानून बनाएगा, राज्य सूची अपने पे कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में दोनों बना सकता है। फिर कह रहा कि 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना उपवन संसद की शक्ति होगी। जैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे स्पेशल कोर्ट की ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो जो संसद होगी ना वो स्पेशल कोर्ट की स्थापना, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। 248 में कह रहा कि अपशिष्ट विधायी शक्तियां, जैसे मान लो कि हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे चीज है जिसकी व्याख्या पूरी तरीका से नहीं किया गया, तो राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये राज्य सरकार में आती है या केंद्र सरकार में आती है या समवर्ती सूची में आती है, कौन सी सूची में ये बातें आती है। तो ये जनरली ऐसे बातें में संसद ही अपने आप कानून बना लेती है। ठीक है, जैसे मान लो इंटरनेट पे कोई कानून बनाना है कम्युनिकेशन पे, तो कम्युनिकेशन राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी, लेकिन मोस्टली देखोगे तो केंद्र सरकार ही बनाती है। 249 में कहा गया है कि मान लो कि देखो 249 में कहा गया है कि मान लो राज्य सूची पर कोई ऐसा विषय पे जो देश हित और नेशनल मुद्दे के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो संसद इस पे कानून बना सकती है और स्पेशली राज्यसभा इस पे कानून बनाती है। 2/3 बहुमत से राज्यसभा की जो भी सूचियां हैं उस पे कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। लेकिन ये जो कानून बनाई जाती है ये मैक्सिमम 1 साल तक वैलिड रहती है। फिर राज्यसभा को लगता है कि नहीं ये कानून देश के हित के लिए है, अच्छी बात है, तो इसको 1 साल के बाद फिर से बढ़ाया जा सकता है। 250 में कहा गया है कि यदि आपात के उपबंध में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति, जैसे मान लो कि राज्य सरकार के बहुत सारे सूचियां हैं और देश में इमरजेंसी लग गया हो, तो राज्य सूची के जो भी विषय है उस पे केंद्र सरकार बना सकती है कानून 250 के तहत। लेकिन ये कानून ज्यादा से ज्यादा 6 महीना तक वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी के समय में बनाया गया है, जैसी इमरजेंसी खत्म होगा कानून खत्म। फिर कह रहा 251 में संसद के द्वारा जो अनुच्छेद 249 के तहत बनाया गया है और अनुच्छेद 250 के तहत जो भी बनाया गया है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों से असंगत। मतलब मान लो कि ऐसे कोई कानून हो जो दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न हो गया हो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो राज्यसभा भी बना रहे थे, मतलब संसद भी वो भी कानून बना दिया और राज्यसभा भी वही, ये राज्य भी वही बना दिया विधानमंडल, तो ऐसे केस में संसद के कानून ज्यादा प्रभावी माने जाएंगे। ये 251 में बोला गया।
फिर कह रहा है कि 252 में देखो कह रहा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति और ऐसी विधियों को राष्ट्र द्वारा संग्रहित किया जाना। जैसे कभी कभी क्या होती है ना कि संसद से रिक्वेस्ट करते हैं दो राज्य कि हमारे लिए भी मतलब जैसे कोई नदी जल विवाद है, तो नदी जल विवाद जो है वो मान लो कि बिहार और यूपी के लिए हो गया हो, तो बिहार और यूपी बोलेगा केंद्र सरकार को कि हमारे लिए कोई ऐसा कानून आप बना दीजिए, और ये कानून जो बनेगा ना वो पूरे देश में लागू हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर ये बिहार और यूपी के लिए हो और अगला ही यही कानून के तहत कोई और राज्य लड़ रहे हो तो ये वैलिड माना जाएगा, मतलब उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो ये कानून को। 252 में कहा गया। 253 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय को प्रभावी के लिए मतलब ना कुछ ऐसे राष्ट्र सूची की कानून होती है जिसपे अंतर्राष्ट्रीय मामला आ गया हो या ये समवर्ती सूची का मामला हुआ हो, तो फिर संसद उस पर कानून बना सकती है। जैसे क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज में तो राष्ट्र सूची के पास भी बनाने की क्षमता होती है कानून और संघ सूची का भी, लेकिन ये मसला तो नेशनल मुद्दा हो गया, तो राज्य सरकार को छोड़ के केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ये 253 में कहा गया है। 254 में कहा गया है कि संसद द्वारा जो भी बनाई गई विधियां होंगी और राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो भी बनाई विधियां में अगर दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है तो ज्यादा प्रभावी संसद वाला कानून बना जाएगा। ठीक है। 255 में कहा गया कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बाद के बारे में अपेक्षा केवल प्रक्रिया के विषय मानना। देखो कभी कभी क्या होती है ना कि बहुत सारे ऐसे कानून होती है जो मतलब ना बहुत सारे ऐसे कानून होती है जो संसद या विधानसभा में कि कोई बिल पास किया जाता है बिना बाद में राष्ट्रपति से मंजूरी दी जाती है, तो ये तो गलत है। भाई आपको कोई भी कानून आप बना रहे हो तो राष्ट्रपति या राज्यपाल का परमिशन लेना होगा ना, तो फिर बाद में उसको राष्ट्रपति महोदय जी औपचारिक वैल्यू मान लेते हैं ना, तो ये हो जाता है। जैसे संविधान के कहीं ऐसी स्थितियां है कोई भी विधेयक पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल से अनुमति के ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कोई धन विधेयक हो, कर से संबंधित विधेयक हो या केंद्र राज्य के बीच में कोई विषय के मामला हो, लेकिन किसी कारण बस पूर्व में अनुमति नहीं ली गई, जल्दी जल्दी बिल पास हो गया, तो यह अनुच्छेद कहता है कि अगर बाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल मंजूरी दे दी तो कानून वैध होगा, और नहीं देती है तो फिर अवैध हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा राज्य के बीच में ये। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ तक क्लियर। आगे राज्य का है, ये पूरा जो है ना आगे राज्य का ही है, यहाँ का पूरा हम लोग पढ़ेंगे प्रशासन से संबंधित। तो ये अध्याय 2 का है। देखो अगला है 256 क्या कहता है। देखो 256 क्या कह रहा है कि राज्य और राज्यों की और संघ की बाध्यता, मतलब ये कह रहा है कि अनुच्छेद 256 ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने कामकाज में संविधान और संसद के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हो गए, मतलब अगर किसी राज्य में संसद द्वारा जो भी कानून को लागू करने में कोई दिक्कत होगी तो केंद्र सरकार उस राज्य को नीति निर्देशक डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन दे सकती है कि वह कानून को ठीक से लागू करे। जैसे कोई मान लो राज्य सरकार को संविधान और संसद द्वारा जो भी बनाए गए कानून का पालन कहीं करना होगा, केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगा कि सभी राज्य उन कानूनों को सही तरीका से लागू करे। ये अनुच्छेद 256 में बोला गया है। मतलब ना प्रत्येक राज्य को एक सुनिश्चित करेगा कि संसद के किसी भी कानून का पालन उस राज्य में हो और कार्यपालिका जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगा उसी दिशा में काम करे। अगर ऐसा कोई राज्य नहीं करता है तो फिर केंद्र सरकार उसे डायरेक्शन देती है। ठीक है, जैसे मान लो कि संसद ने कोई कानून बनाया और वो था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और भारत सरकार ये पूरे देश में लागू करना चाहती है,
को पूरे देश में लागू करना होगा और हर राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कानून को प्रावधान को पालन करे और उस राज्य में। लेकिन अगर कोई राज्य उस कानून को सही से लागू नहीं कर पा रहा हो तो केंद्र सरकार उसको दिशा निर्देश देगी कि यह कानून आप अपने राज्य में इस प्रकार से लागू कीजिए। ये अनुच्छेद 256 में कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब हुआ ना कि पूरे देश में जो भी संविधान के कानून की बनेगा ना, इनफॉर्मली पालन हो और केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल, जो भी कोऑर्डिनेशन है ना, वो बना रहे। ठीक है, अनुच्छेद 256 में क्या बोला गया, 257 में क्या बोला गया है? 257 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में राज्यों का संघ पर नियंत्रण। देखो कभी कभी क्या होती है ना, आपको पता होगा कि हमारे देश में 3 ऑर्गन बॉडी है, तो यही बोला गया है 257 में कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट अपने कार्यपालिका का अधिकार का प्रयोग करे, जैसे जो भी काम हो है ना, केंद्र सरकार के बाधाओं में नहीं डालना होगा, यानी राज्य अपने अधिकार को का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि केंद्र सरकार के काम में किसी प्रकार का रुकावट या बाधा ना हो। कुछ दशाओं में राज्य का संघ पर नियंत्रण हो जाता है, ये बोला गया 257 में। ठीक है, मतलब सिंपल कहा गया ना कि जो भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग होगा वह केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में बाधा ना बने, बस यही बोला गया 257। ऐसा नहीं कि आप राज्य सरकार ऐसा ऐसा काम कर रहे हो जो सेंट्रल के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जा रहा हो, तो ये गलत है। ठीक है, फिर है 258। 258 क्या कहती है कि कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने के लिए संघ की शक्ति। देखो ये 258 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति जो होंगे उनका काम क्या है, फंक्शनिंग करना, अधिकार देना, वो राज्य सरकार को सौंप सकती है क्या, कि आप राज्य स्तर पर आसानी से कोई काम करें। जैसे इसका मतलब हुआ कि कभी कभी कुछ ऐसे कार्य होते हैं ना जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं, लेकिन उन कार्यों को राज्य सरकारें ज्यादा प्रभावी से कर सकती है, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो ऐसे में राष्ट्रपति ये कहेगी कि इस कार्य राज्य सरकार करेगी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ऑन द बिलीफ ऑफ यूनियन होगा, यही बोलता है। राष्ट्रपति समझौता कर लेती है कि जो भी उनकी शक्तियां हैं ना राज्य सरकार को, वो सौंप दे, वो अपने टर्म कंडीशन की ओर से कर लेंगे, यही बोला गया। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ रहे हो ना, मतलब ना जो भी काम मान लो कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करना और संघ की शक्ति होगा, वो दिशा निर्देश देगा कि आप इस काम को कर लीजिए। मतलब ना ऐसा समझो कि मान लो कोई बिल लाया या कोई ऐसा काम था जो केंद्र सरकार कर सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार को लग रहा है कि नहीं ये काम राज्य सरकार बहुत अच्छा से कर देगी और भी प्रभावी तरीका से, तो ये काम क्या करेगी, राज्य सरकार सौंप देगी। ठीक है, अनुच्छेद 260 क्या कहता है? अनुच्छेद 260 कहता है, देखो अनुच्छेद 260 क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता क्या होगा। जैसे क्या होती है ना कि भारत सरकार जो है वो किसी दूसरे देश के बीच ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है जिसे सरकार को क्या करती है, जिसे तो बोला जाता है फॉरेन टेरिटरी, कुछ प्रशासनिक, न्यायिक या आर कार्य हो सकता है, तो भारत में किसी ऐसे अनुरोध पर उसकी प्रशासनिक कार्य कर सकता है या प्रबंधन संभाल सकता है। समझ रहे हो, जैसे मान लो किसी देश या द्वीप ने भारत की अपने प्रशासनिक, न्यायिक और व्यवस्थिक संग्रह कर लिया, अब आप चाह रहे हो कि नहीं मैं इसको देख रेख करूं, चलाऊं, तो भारत सरकार क्या करेगा, सरकार को ठीक लगता है कि हाँ मैं इसके साथ समझौता कर सकता हूँ और भारत के जो भी आधिकारिक रूप से हैं कार्य कर सकते हैं और सहमति म्यूचुअल कंसल्टेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये जनरली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की शक्ति होती है, समझ रहे हो ना। तो ये 260 में बोला गया। अब है 261। देखो 261 का रहा सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। 261 में है सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही है।
मतलब देखो अनुच्छेद 261 में सीधा ये बोलता है कि कोई भी स्टेट की अदालत होगा, अधिकारी होगा, सरकारी विभाग होगा, जो दिया गया निर्णय होगा, जजमेंट होगा, ऑर्डर होगा, सर्टिफिकेट होगा, दस्तावेज होगा, तो पूरे भारत में वैलिड और माना जाएगा। यानी अगर किसी अदालत ने एक राज्य को फैसला दिया है तो ऐसा नहीं कि वो फैसला सिर्फ उसी राज्य के लिए माना जाएगा, नहीं, वो फैसला पूरे राज्य के लिए माना जाएगा। ये 261 में बोला गया है। जैसे मान लो कि भारत के पूरे क्षेत्र में सभी राज्यों के लिए आपको पता ही है ना कि एक रिकॉर्डेड होती है, जैसे पूरा विश्वास होता है ना कि फुल फेथ एंड क्रेडिट हो जाती है। जैसे एक राज्य का सरकारी दस्तावेज, आदेश, न्यायालय का निर्णय दूसरे राज्य में भी उतना ही वैलिड माना जाएगा जितना उस राज्य में जहां बनाया गया था। ठीक है, ऐसी होती है। फिर है 262। 262 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय नदियों का दूनों और जल विवाद संबंधित न्यायीकरण। देखो क्या होती है ना, कभी कभी भारत के दो या दो से अधिक राज्य के बीच में नदी जल विवाद, घाटी या पानी के बंटवारा के लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। तो इस विवाद को क्या करता है ना, केंद्र सरकार सुलझा लेता है, बाउंड्री के लेके सुलझा लेता है। तो संसद क्या करता है, इसका अधिकार है ना कि इसके लिए कानून बनाए, और संसद का पूरा अधिकार है कि ये खास करके इस कानून से जो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद है ना उसको क्या करे, सुलझा ले, सोल्व कर दे मैटर को। ऐसा इसलिए ना ताकि दो राज्य आपस में ना झगड़े। संसद क्या करेगी, कानून बना के तय कर सकती है कि विवाद कैसा और संस्था से सुलझाया जा सकता। ठीक है, अब आती है ना, आपको लगता है कि ऐसे संसद में क्या करेगी, तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जाना होगा, आपका मामला सीधे संसद ही सुनवाएगी। ऐसा नहीं कि आप ये मामला को आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लेके चले जाओगे, नहीं, इसके लिए संसद ही जिम्मेदार है, संसद ही कानून बनाएगा और संसद ही इस मैटर को सोल्व करेगा। देखा होगा कोई भी नदी जल विवाद हो तो ये पॉलिटिकल मैटर हो गया ना, कोई पॉलिटिकल मैटर है ये, तो पॉलिटिकल मैटर संसद ही सोल्व कर सकती है। इसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट दखल अंदाजी करेगा, ना ही उसको सोल्व करने का पावर है। जो करेगा संसद करेगा, कानून बनाएगा, उसी कानून को लागू करेगा और मामला को क्या करेगा, सोल्व आउट करेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे, कावेरी नदी जल विवाद, गोदावरी नदी जल विवाद, नर्मदा नदी जल विवाद, ये सब क्या है, विवाद है तो कौन, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किया है, नहीं, ये पावर संसद को है, संसद ही अपने तरीका से कानून बनाएगा और मैटर को क्या करेगा, सॉल्व आउट कर लेगा। तो ये अनुच्छेद 262 में बोला गया। ठीक है, अब है 263। देखो क्या कहता है, 263 में देखो क्या कहता है, 263 कहता है अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपवन। देखो कभी कभी क्या होती है ना कि भारत में आप जानते हो कि हमारे केंद्र में यूनियन है और राज्य में स्टेट है, और यह दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई नैतिक, कानूनी, प्रशासनिक मतभेद आ जाता है, तो इस मतभेद को शांतिपूर्ण समावेश स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। और ये करता कौन है, तो ये हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करते हैं। ये क्या कहता है ना कि मान लो राज्यों के बीच या केंद्र राज्यों के बीच में नीतिगत सहयोग या विचार विमर्श, कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना होता है। समझ रहे हो ना, आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय परिषद हैं जो ऐसे करते हैं। ठीक है, कौन करता है, तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा 263। आप देखो 264 है, तो यहाँ तक हम लोग